साथियों नमस्कार। मुझे एक लाइन याद आ रही है। एक विद्वान ने कहा कि कभी भी दूसरों की छाया में मत पलिए, अपनी छाया स्वयं तैयार कीजिए। साथियों, अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता, उनका नाम था किंग फिलिप। और जो किंग फिलिप थे मैसेडोनिया के जबरदस्त शासक थे। कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर बच्चा था उस समय भी उन्होंने ग्रीस का, यूनान का काफी हिस्सा जीत लिया था। तो एक दिन अलेक्जेंडर बड़ा गुस्सा हुआ और उसने अपने पिता से कहा कि अगर सारा का सारा ग्रीस आप जीत लोगे तो मेरे लिए करने को बचेगा क्या? मैं खुद कुछ काम करना चाहता हूं, मैं अपना साम्राज्य खुद स्थापित करना चाहता हूं, इसलिए कुछ काम तो मेरे हिस्से का भी छोड़िए आप। और कहते हैं साथियों कि अलेक्जेंडर अपने पिता से बिल्कुल उल्टा निकला हर तरह से। जैसे अलेक्जेंडर के पिता बहुत ज्यादा विलासी व्यक्ति थे, शराब और सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे। लेकिन अलेक्जेंडर ने कहा नहीं, मैं अपने पिता की तरह और पिता से विरासत में कुछ भी नहीं लूंगा। तो अलेक्जेंडर बड़ा हार्ड वर्किंग रहा, बड़ा डिसिप्लिन पर्सन रहा। कहते हैं कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करता था और रात को बहुत लेट तक वो काम भी किया करते थे। एक बार कहते हैं कि जब किंग फिलिप के दरबार में एक व्यक्ति घोड़ा बेचने आया, जब मैदान में उस घोड़े को लाया गया तो दरबारियों ने भी उस घोड़े को देखा, चलाया भी सही, तो सभी को यह लगा कि यह घोड़ा शरारती ज्यादा है। और उस घोड़े का नाम था बुसेफोलस। तो अलेक्जेंडर ने कहा कि नहीं, ये घोड़ा बहुत बढ़िया है, आप लोगों को मैनेज करना नहीं आ रहा है। उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। फिर 10 मिनट बाद फिर अलेक्जेंडर ने अपने पापा को कहा कि महाराज ये घोड़ा बहुत बढ़िया है, आपके दरबारी, आपके सेनापति इसको सही ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि एक बार तो उस घोड़े ने एक दरबारी को गिरा भी दिया था और वास्तव में बड़ा शैतान और शरारती घोड़ा लग रहा था। तो कहते हैं किंग फिलिप को, अलेक्जेंडर के पिता को गुस्सा आया अलेक्जेंडर पर और उसने कहा कि ऐसी बात है, तुम इस घोड़े को मैनेज करके बता दो। और कहते हैं साथियों कि उसके बाद सभी दरबारियों के सामने 2 घंटे तक वो बुसेफोलस की पीठ पर बैठा रहा, उसको राइड करता रहा और बड़े अच्छी तरह से राइड करके उसने बता दिया कि घोड़े को किस तरह से मैनेज किया जाता है। और यही नहीं साथियों, उसके बाद उस घोड़े से उसका इतना लगाव हुआ कि उसी घोड़े पर बैठ करके इंडिया तक वो अलेक्जेंडर आया था। और कहते हैं इतिहास में वो बुसेफोलस नाम का घोड़ा बड़ा 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 फेमस घोड़ा भी हो गया। तो कहते हैं कि और एक चीज और भी है। कहते हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण एम्बिशंस जो किंग फिलिप के थे जो कि पूरा नहीं कर पाए, वो सारे के सारे एम्बिशंस को भी अलेक्जेंडर ने पूरा किया। कहते हैं कि किंग फिलिप ने यह कहा गया कि हम पर्शिया को कभी भी कब्जे में नहीं कर पाएंगे और ना हमें उधर की तरफ आक्रमण करना चाहिए। मतलब पर्शिया का मतलब आज जो ईरान का हिस्सा है, वो उस समय पर्शिया कहा जाता था। और कहते हैं कि उस समय ईरान के पास 10 लाख की फौज थी और किंग फिलिप भी ईरान से डरे हुए थे। साथियों, जो ही अलेक्जेंडर गद्दी पर बैठा, उसने कहा कि जो काम मेरे पापा ने नहीं किया मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। और अपने सिर्फ 40,000 सैनिकों को लेकर के उसने पर्शिया पर अटैक कर दिया, क्योंकि जब इंडिया में आया था तो पर्शिया होते हुए आया था, ईरान होते हुए आया था। तो 40,000 सैनिकों को लेकर गया और 10 लाख की फौज को उसने हरा दिया। साथियों, अगर वो पिता की छाया में जीने वाला व्यक्ति होता तो ईरान या पर्शिया की तरफ कभी मुंह देखने की हिम्मत भी वो नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं कि अपना साम्राज्य साथियों खुद को बनाना पड़ता है, अपनी किंगडम को खुद को बनाना पड़ता है। और जब आप अपनी किंगडम को बनाएंगे तब अपने पिताजी को, माताजी को, समाज को स्वयं छाया देने वाली शख्सियत बन जाएंगे। छोड़ दीजिए दूसरों की छाया को, छोड़ दीजिए दूसरों की छाया में जिंदा रहने की प्रवृत्ति को, अपनी छाया और अपना छायादार पेड़ खुद बनाइए। और जब आप खुद बनाएंगे तो उसका आनंद, उसकी खुशी आपको अलग 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 तरीके से मिला करेगी। इसी को एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि साथियों, अपना ग्राउंड जीरो खुद बनाइए। ग्राउंड जीरो का मतलब होता है जहां से शुरुआत की जाती है। तो जब ग्राउंड जीरो खुद बनाएंगे और वहीं से आप स्टार्ट कीजिए। आज की तारीख में क्या होता है कि पिताजी ने 5 मंजिल का मकान बना दिया और हमने 6ठी और 7वीं 8वीं मंजिल उस पर खड़ी करके बहुत बड़ा संतोष कर लिया। ऐसा नहीं होता है साथियों।
नींव से चालू कीजिए अपने आप को, और वो नींव नई जगह पर बनाइए, नए क्षेत्र को चूज कीजिए, ताकि आपकी छाया एक नई छाया बने, नया 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 छायादार पेड़ बने। और कहते हैं कि जिस पावर को आप कहते हैं, वो पावर कुछ नहीं है, शून्य को भरने की क्षमता का नाम पावर है। जहां पर शून्य है ही नहीं, वो आप क्या पावर करेंगे, क्या 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 शक्ति का आप प्रदर्शन करेंगे। इसलिए नए नए शून्य को पैदा कीजिए, और नए शून्य को भरने की जब आप में क्षमता आएगी, तब जाकर के आपकी पावर और आपकी शख्सियत का लोहा दुनिया मानेगी। एक सबसे बड़ा पागलपन तो हम करते क्या है कि हमारे से पहले के व्यक्ति और हमारे पूर्वज अगर ABCD करते हुए सफल हुए हैं, तो हम भी जिंदगी में ABCD करते हैं। हम XYZ वाले दूसरे विकल्प को देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? कि हमने उधार ली हुई जिंदगी और उधार लिए हुए चिंतन में आराम करना और उसी के सेफ जोन में रहना हमें अच्छा लगने लग गया। साथियों, मैं आपको दूसरा एक इतिहास का उदाहरण दे रहा हूं, बड़ा बड़ा बढ़िया उदाहरण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक अमेरिकन जनरल हुए, डगलस मैकार्थर, बहुत बढ़िया जनरल हुए। तो चूंकि पूरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उनकी ड्यूटी फिलीपाइंस वाले मोर्चे पर लगा दी गई। अब फिलीपाइंस वाला मोर्चा बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जापान पास में था और किसी भी क्षण जापान की फोर्सेज अटैक कर सकती थी। तो कहते हैं कि उनके असिस्टेंट ने उनको एक किताब दी, और उस किताब में लिखा हुआ ये था, उस असिस्टेंट ने कहा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि आपसे पहले वाले कमांडर किस तरह से सफल हुए, आप इसको पढ़ेंगे तो आप भी सफल कमांडर हो जाएंगे। मैकार्थर का जवाब सुनिए साथियों। मैकार्थर ने उस असिस्टेंट को कहा कि आपके पास इस किताब की कितनी कॉपियां हैं? तो उसने कहा, सब 3 कॉपियां हैं। उन्होंने कहा 3 कॉपियां लाइए। जब असिस्टेंट 3 कॉपियां लाया, तो उन्होंने कहा मेरे सामने इन 3 कॉपियों को जला दीजिए। उन्होंने कहा मेरे दूसरे वाले कमांडर किसी भी तरह सफल हुए होंगे, मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता हूं और अपनी शर्तों पर युद्ध में सफल होना भी जानता हूं। इसीलिए साथियों कहते हैं कि जब तक आप अपनी शर्तों पर जिंदगी को नियंत्रित नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीना नहीं सीखेंगे, तब तक जिंदगी में छलांग लगाने काबिल आप नहीं होंगे। छोड़ दीजिए उधार का चिंतन, छोड़ दीजिए उधार की मैन्युस्क्रिप्ट लेना और उसी को पढ़ते रहना। साथियों, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। एक रशिया के लेखक हुए दोस्तोवस्की। मैंने कई रशियन राइटर्स को पढ़ा है साथियों। चिखोव हैं, मैक्सिम गोर्की हैं, और लियो टॉल्स्टॉय तो खैर अपने आप में बड़ी जबरदस्त शख्सियत है। और लियो टॉल्स्टॉय को मैं कई बार कहता हूं कि 500-1000 सालों में इस तरह का लेखक कभी पैदा होता है। तो दोस्तोवस्की भी उसी श्रेणी के व्यक्ति थे, और कहते हैं कि दोस्तोवस्की को पहले तो जो है उम्र कैद हो गई थी, और 55 वर्ष की उम्र में उनको छोड़ दिया गया, और 55 वर्ष की उम्र के बाद में उन्होंने लिखना चालू किया। उन्होंने कहा क्या पता भगवान ने मुझे इसी काम के लिए नियुक्त किया हो और मुझे फ्री किया गया, और 55 साल की उम्र से लिखना चालू किया साथियों। और उसके बाद 27 किताबें उस व्यक्ति ने लिखी, और एक किताब पर उनको नोबेल प्राइज मिला साथियों। तो दोस्तोवस्की कहा करते थे कि जब भी कोई एक किताब बहुत बढ़िया लिख लेते, उसकी रॉयल्टी अच्छी खासी मिलती, उसके बाद वो उस रॉयल्टी को पूरी तरह से खर्च करते थे, और जब बिल्कुल पैसा खत्म हो जाता, उसके बाद दूसरी किताब लिखना चालू करते थे। वो कहते थे कि मैं उस किताब का जो पैसा मिला है उसकी छत्र छाया में जीना नहीं चाहता, खत्म हो जाएगा पैसा, उसके बाद वापस किताब लिखूंगा और वापस एक नया पेड़ बनाऊंगा। तो इसीलिए साथियों कहते हैं कि डोंट बिकम लेजी अंडर द शेडो ऑफ अदर्स। दूसरे की छाया में रहकर के मोटे और आलसी मत बनिए। और हमारी पीढ़ी में यही होता है, हमारे पिताजी के पास कितना पैसा है, हमारे दादाजी के पास कितना पैसा है, और उसी छत्र छाया में अपने आप को मोटे करते रहते हैं, वजन बढ़ाते रहते हैं और आलसी बनते रहते हैं। अपना कुआं खुद खोदिए साथियों, और अच्छी तरह से खोदिए, ताकि उसमें से पानी के बजाय तेल निकलने लग जाए। और इसी के साथ साथियों, मैं जाते जाते एक उदाहरण आपको और देना चाह रहा हूं, और वो वास्तविक घटना इंडिया की है। 10 साल पहले तक कैलकाटा के दमदम पर एक व्यक्ति भीख मांगता रहता था, और वो भीख मांगते मांगते एक बड़ा उदाहरण देता था। उसके गले में कुछ फोटोएं लटकी हुई थी, और वो जब भी व्यक्ति उसके पास आता तो वो कहता है कि साहब मैं भारत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की 17वीं पीढ़ी हूं मैं, इसलिए आप मुझे भीख दे दीजिए। तो व्यक्ति जो भीख देता था वो इसलिए देता था कि भैया भारत का अंतिम शासक था, अंतिम राजा था, उसकी 17वीं पीढ़ी है, इसलिए इसको भीख दे दीजिए। और वास्तव में 17वीं पीढ़ी वाला व्यक्ति था। अब इसके 2 निष्कर्ष निकले। पहली बात तो ये कि पैसा और साम्राज्य कभी भी लंबे समय तक नहीं चला करता है। वो 17वीं पीढ़ी, वो व्यक्ति जिसने पूरे देश पर राज किया, उसकी 17वीं पीढ़ी आज भीख मांग रही है।
जब तक आप अपना कुआं खुद नहीं खोदेंगे, जब तक अपनी छाया खुद पैदा नहीं करेंगे, आप एक अच्छे सामर्थ्यवान व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे साथियों। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस दुनिया में दो तरह के भिखारी हैं। एक तो वो जो मंदिर के सामने, मंदिर के अंदर मूर्ति के सामने भीख मांग रहे हैं, और दूसरे वो जो मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रहे हैं। लेकिन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अपनी छाया खुद तैयार कीजिए, अपना पेड़ खुद तैयार कीजिए, उद्यमी बनिए, और इसके साथ ही साथ अपनी पॉलिश भी खुद बनाइए और खुद अपने आप को पॉलिश कीजिए। तब जाकर के आप इस दुनिया में सही ढंग से, अच्छी तरह से अपने नाम को रोशन कर पाएंगे। साथियों, अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।